नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। हमारे इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं उनको हम सभी ने पिछले 50 सालों में एक स्लो मूविंग मल्टीपर्पज व्हीकल से एक फास्ट मूविंग फ्रंट लाइन अटैक शिप के तौर पर विकसित होते देखा है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो भविष्य के युद्ध होंगे उनमें भी ये सर्विलियंस और अटैक हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड ट्रूप्स के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह काम करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भविष्य के हाईटेक वॉर्स होने वाले हैं उनके लिए क्या केवल तेज रफ्तार पर्याप्त होगी? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यही वो चीज है जो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस होने के लिए प्रेरित करती है। और इन्हीं सब एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी आती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो आपको दुश्मन की नजर से बचा के दुश्मन पर एक सटीक वार करने का मौका देती है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसे कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स को विकसित किया जा चुका है जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हेलीकॉप्टर्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? या फिर यूं कहें कि स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स जैसी कोई चीज वास्तव में होती है या नहीं? तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो और समय ना गवाते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स। हालांकि जब भी बात आती है हेलीकॉप्टर्स की तो हम सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर्स की जो रोटर ब्लेड्स होती है वो टन्स ऑफ नॉइज यानी कि एक अच्छी खासी मात्रा में आवाज पैदा करती हैं। और इसी के चलते जो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो किसी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट की तरह हेलीकॉप्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं मानी जाती है। और केवल यही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स अपने स्ट्रक्चर की वजह से एक स्ट्रॉन्ग रडार सिग्नेचर को भी जनरेट करते हैं, यानी कि रडार की नजर से इन्हें बचा पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जब मई 2011 में यूएस नेवी सील्स द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर को लॉन्च किया गया था, तब इस ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी हुई थी जिनमें बताया गया था कि इस ऑपरेशन में यूएस नेवी सील्स के कमांडोज को कैरी करने के लिए दो खास तरह के सिकोर्स्की US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स की खास बात ये थी कि इन्हें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था ताकि रडार की नजर से इन्हें बचाया जा सके और साथ ही साथ क्वाइटर ऑपरेशंस के लिए इनकी जो नॉइज है उसे भी काफी हद तक कम किया गया था। और फिर इसके बाद से भी हाल ही के कुछ वर्षों में ऐसे ब्लेड्स को डिजाइन किया गया है जो कि किसी नॉर्मल हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड्स की तुलना में कम आवाज पैदा करते हैं। और 2011 ऑपरेशन के बाद स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स की कुछ ऐसी इमेजेस सामने आई थी जिनमें ये मालूम पड़ा था कि हेलीकॉप्टर्स के रोटर ब्लेड के साथ साथ हेलीकॉप्टर की जो टेल है उसे भी पूरी तरीके से एक स्मूथ एंगुलर और एक पर्लेसेंट मटेरियल से कवर किया गया है। और फिर जिसके बाद कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि हेलीकॉप्टर का ये डिजाइन रडार से इसे बचाए जाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। और ऐसा क्यों था ये जानने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो रडार होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कैसे करती है। तो रडार में डायरेक्शनल एंटीना होता है जो कि रेडियो वेव्स के एक बीम को सेंड करता है। और फिर जिसके बाद रडार ये देखती है कि जो रेडियो वेव सेंड की गई थी वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होके वापस होती है और कितनी वेव एनर्जी वापस एंटीना पे आ रही है। इसी के आधार पर रडार ये डिसाइड करती है कि वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और उस वेव को वापस आने में कितना समय लग रहा है। इसके आधार पर उस ऑब्जेक्ट की दूरी को आइडेंटिफाई किया जाता है। और रडार से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं ये 1000 फीट पर माइक्रोसेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती हैं, यानी कि लगभग लाइट की जितनी रफ्तार। और जो वेव्स यूनिफॉर्म इंटरवल्स में बाहर चली जाती हैं और जितनी वापस आती हैं उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। और इसलिए ऑब्जेक्ट में से कई सारे शेप्स और एंगल्स होते हैं जहां से उस रडार की रेडियो वेव्स आसानी से टकरा के वापस जा सकती हैं और इससे उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाना आसान होता है। और इसीलिए 2011 ऑपरेशन में जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर की बात की गई थी उसके डिजाइन में इस तरह के एरियाज को अवॉइड किया गया था जो कि रडार द्वारा उसे डिटेक्ट किए जाने का कारण बन सकते थे। और आपने नोटिस किया होगा कि जो सही मायनों में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट होती है और जो उनकी एजेस होती हैं वो भी बेहद ही शार्प होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि रडार वेव्स को ऐसा कोई एंगल ना मिल सके जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस एंटीना तक जा पाए। और इसके अलावा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और 2011 में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए थे उनमें भी इसी तरीके का एक पर्लेसेंट कोटिंग का इस्तेमाल किया गया था जो कि पार्शियली इन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इस तरीके से 2011 में इस्तेमाल किए गए जो हेलीकॉप्टर्स थे उन्हें स्टेल्थ बनाया गया था। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है कि इन हेलीकॉप्टर्स की आवाज को किस तरीके से कम किया गया था। तो हेलीकॉप्टर से जो आवाज आती है वो मुख्य रूप से उसकी रोटर्स की वजह से होती है जो प्रेशर को जनरेट करने के लिए बहुत ही तेज स्पीड में घूमते हैं। लेकिन 2011 ऑपरेशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए थे उनके रोटर का जो साइज था वो नॉर्मल हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर्स की तुलना में काफी बड़ा था और यही नहीं बल्कि उसमें जो इस्तेमाल होने वाली ब्लेड्स थी उनकी संख्या भी ज्यादा थी। इसका फायदा ये था कि वो रोटर कम रफ्तार में घूम के भी पर्याप्त प्रेशर को जनरेट कर सकती थी और ऐसे ही करके उस हेलीकॉप्टर की आवाज को कम किया गया था। और केवल यही नहीं बल्कि नॉइस को कम करने के लिए उसके ब्लेड्स के एंगल को भी चेंज किया गया था। हालांकि इन सभी डिजाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम फिर भी ये नहीं कह सकते हैं कि जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी आवाज बिल्कुल ही कम हो जाती है। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स की तुलना में उनकी आवाज जरूर कम होती है। तो अगर इन सबके आधार पर देखा जाए तो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे अगर हम पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं तो उसे पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पार्शियली काफी हद तक इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर्स को रडार की रेंज से काफी हद तक बचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इंसान की आंख और कान से इसका बच पाना बेहद मुश्किल है। और बता दें कि बोइंग सिकोर्स्की ने इन्हीं सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक RAH-66 कोमाची नाम के स्टेल्थ हेलीकॉप्टर को विकसित किया था, जो कि एक आर्म्ड रिकॉनेसेंस एंड अटैक हेलीकॉप्टर था और इसे मुख्य रूप से यूएस आर्मी के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इसकी पहली उड़ान 4 जनवरी 1996 में आयोजित की गई थी और चूंकि इसे एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर की तरह डिजाइन किया गया है और इसलिए एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर की तुलना में ये 5 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। हालांकि इसके 2 ही प्रोटोटाइप विकसित किए गए हैं और 23 फरवरी 2004 में यूएस आर्मी ने अपने इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की घोषणा की थी और यूएस आर्मी का ये कहना था कि इस हेलीकॉप्टर में कई सारे अपग्रेड्स की जरूरत है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर था इसे स्टेल्थ बनाने के लिए कई अलग अलग तरह की टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई थी और साथ ही साथ इसके रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी कम करने पर काम किया गया था। और ऐसे ही इसमें और भी ऐसी कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज थी जो इसे एक बेहद ही फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर बनाता है। अब आगे वर्तमान समय में इस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम का क्या स्टेटस है, इसके बारे में फिलहाल हमारे पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। और स्टेल्थ हेलीकॉप्टर का केवल यही इकलौता एक एग्जांपल नहीं है, बल्कि ऐसे और भी कई हेलीकॉप्टर्स हैं जो स्टेल्थ वाले कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एक मॉडिफाइड ह्यूग 500P जिसका निक नेम रखा गया था द क्वाइट वन। इसी तरह सिकोर्स्की का US-60 ब्लैक हॉक जिसे 2011 के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH है उसको लेकर भी ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी, जिसको लेकर कहा जाता है कि इसमें भविष्य में कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो LCH है वो एक खास तरह की डिजिटल कैमोफ्लेज सिस्टम नाम की फीचर के साथ आता है। और केवल यही नहीं बल्कि कुछ समय पहले ऐसी कुछ इमेजेस लीक हुई थी जिनसे ये मालूम पड़ा था कि रशिया भी स्टेल्थ हेलीकॉप्टर वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। और हमने रशिया के इस नए स्टेल्थ हेलीकॉप्टर वाले कॉन्सेप्ट पर एक अलग से आर्टिकल भी पोस्ट किया था। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो आप उसे हमारी वेबसाइट defenseexp.com पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में रुचि रखता है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।